और दोस्तों बताओ कैसा हाल चाल, सब ठीक ठाक है ना यार। बाहुबली सीरीज का फर्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि पहले हम लोग साइंस करेंगे, तो चलो फिर साइंस शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 का रिवीजन चालू करेंगे। जैसा नाम है वैसा ही काम है, गजब रिवीजन करने वाले हैं। तो चलो, फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। भाई, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, इसे समझने से पहले तुम्हें एक चीज़ समझ लेना होगा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज किसे कहते हैं और केमिकल चेंज किसे कहते हैं? क्योंकि यार फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज फर्स्ट सीढ़ी है और ये केमिकल रिएक्शन वाला ये थर्ड सीढ़ी है। जब तक तुम फर्स्ट सीढ़ी में नहीं चढ़ोगे, थर्ड सीढ़ी तक कैसे पहुँचोगे? चलो फिर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में जानते हैं। भाई, फिजिकल चेंज वैसा चेंज होता है जिसमें कोई नया चीज़ नहीं बनता, बस भाई पुराना धुरना रह जाता है। और केमिकल चेंज वैसा चेंज होता है जिसमें नया चीज़ बनता है। कैसे? चलो एक एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यार केमिकल चेंज का सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। अभी बरसात है, बरसात में ठंडा तो लग रहा होगा, पानी सब में भींगे होगे, तो भाई ठंडा लग रहा होगा तो तुम आग तो ताप रहे होगे। तो यार जब तुम आग तापते हो ना तो लकड़ी को जलाते हो। कितने लोग कोयला जलाते हैं। तो जब तुम लकड़ी में आग लगाते हो और लकड़ी जल जाता है तो लकड़ी जलने के बाद तुम्हें राख और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो लकड़ी जलते समय ही मिल जाता है। कोयला जलाने समय भी यार राख और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। लकड़ी अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड और राख अलग है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और राख नया चीज़ बना। अच्छा, फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल ले लो। बर्फ़ को तुम ऐसा ही रख दिए, वो पिघल के पानी बन गया, ये फिजिकल चेंज है। इसमें कोई नया चीज़ नहीं बना। कैसे नया चीज़ नहीं बना? ये पानी बना है ना। अरे भाई, पानी को अगर तुम फिर फ्रिज में डाल दोगे ना तो ये फिर बर्फ़ में जम जाएगा, तब ये कैसे नया चीज़ हुआ? ये तो पुराना चीज़ ही है। यहाँ पर देखो, लकड़ी जल गया और राख और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। राख और कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ भी करो, ये वापस से लकड़ी या फिर कोयला नहीं बन सकता है। लेकिन ये पानी को थोड़ा सा फ्रिज में तो डाल के देखो, फटाक से बर्फ़ बन जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना यार, जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है और जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। तो भैया, केमिकल रिएक्शन एक तरह का केमिकल चेंज ही है। अच्छा, ये केमिकल चेंज ही है। अरे हाँ भैया, केमिकल चेंज ही है। तो इसमें क्या होता है? देखो यार, इसमें एक या फिर एक से ज़्यादा चीज़ आपस में मिलते हैं और नया चीज़ बन जाता है। और जो नया चीज़ बनता है ना यार, वो पुराने वाले चीज़ से बिल्कुल अलग रहता है। जिससे मिलकर बना है उसका कोई गुण नहीं रहता। जैसे कि अगर ये चीज़ मीठा है और ये चीज़ नमकीन है, तो इन दोनों को मिलाकर जो नया चीज़ बनेगा ना, वो ना मीठा रहेगा ना नमकीन रहेगा, वो अलगे किस्म का रहेगा, मतलब बिल्कुल अलग रहेगा, पुराना चीज़ जैसा नहीं रहेगा। चलो ना, अभी हम इस पूरे चैप्टर में एग्जाम्पल देखने वाले हैं। हर एग्जाम्पल में देखना, पुराना चीज़ को देखना और नया चीज़ को देखना। केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिला देने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। भाई, ये तो रहा केमिस्ट्री का एग्जाम्पल। हम लोग नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे ताकि तुम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सको। यार एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो हम लोग नॉर्मल लाइफ वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, ये सिर्फ समझने के लिए है। इसको एग्ज़ाम में लिख के मत आ जाना, ठीक है भाई? अगर तुम मैगी को किसी बर्तन में लेके उसमें पानी डालोगे और नीचे से गर्म करोगे तो मैगी बन जाता है। अच्छा, जो कच्चा मैगी रहता है उसका टेस्ट अजबे किस्म का रहता है और पानी का तो टेस्ट जानते ही हो कैसा रहता है। भाई, ये दोनों का टेस्ट एकदम ठीक नहीं रहता, लेकिन जो मैगी रहता है उसका टेस्ट एकदम मस्त रहता है, एकदम प्लेट चाट के खाते हो। भाई, यहाँ पर जो हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखे हैं ना यार, इसका भी अलग अलग पार्ट है। कैसे? देखो यार, जिस चीज़ से मिलकर नया चीज़ बनता है उस चीज़ को हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैगी और वाटर, मैगी और पानी दोनों मिलके मैगी बना, तो यहाँ पर मैगी रिएक्टेंट्स हुआ। अच्छा, पूरा रिएक्शन के बाद जो चीज़ बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच में एगो तीर जैसा लाइन रहता है, उसको यील्ड लाइन कहते हैं। वैसे यार इसको तो यील्ड रे बोलना चाहिए, क्योंकि इसका एक ही तरफ तीर का निशान रहता है। वैसे लाइन ही बोलना भाई, क्योंकि सब कोई लाइन बोलता है। अगर तुम रे बोलोगे तो फिर सब कोई विरोध करने लगेंगे। अच्छा, इस एग्जाम्पल में तुम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट फाइंड करो, कौन कौन सा रिएक्टेंट्स है और कौन कौन सा प्रोडक्ट है। यार इसमें H2 और O2 रिएक्टेंट्स है और H2O ये प्रोडक्ट है।
वाह भाई, तुम तो केमिकल रिएक्शन के बारे में बहुत चीज़ जान गए। लेकिन यार तुम्हारे दिमाग में एक सवाल नहीं उठ रहा है कि यार कहीं पर कुछ भी हुआ उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन हुआ या फिर कोई दूसरा रिएक्शन हुआ, कैसे पता कर सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन ही हुआ? चलो यार चलो, तुम्हारा इस सवाल का भी जवाब मैं दे ही देता हूँ। आइडेंटिफाइंग केमिकल रिएक्शन, इस टॉपिक को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यार जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ पर अभी जो मैं बताने वाला हूँ इस सब में कोई ना कोई चीज़ तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहला चीज़ है चेंज इन स्टेट। मतलब भाई अगर कहीं पर तुम देखो कि दो चीज़ वो गैस गैस है दोनों मिल गया तो सॉलिड बन गया, या फिर लिक्विड गैस है दोनों मिल गया तो सॉलिड बन गया, सॉलिड सॉलिड है दोनों मिल गया तो गैस बन गया। मतलब रिएक्टेंट्स का स्टेट और प्रोडक्ट का स्टेट अलग अलग है, इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई तो केमिकल रिएक्शन जरूर हुआ है। एग्जाम्पल में H2 और O2, यार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है, अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो पानी बना लेते हैं जो कि एक लिक्विड है। भाई अगर तुम प्रैक्टिकली हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिला देते हो ना तो वहाँ पर पानी बन जाएगा। देख रहे हो ना, दो गैस को मिलाने से पानी बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सेकंड चीज़ है चेंज इन कलर। भाई कहीं पर तुम्हें दिखे कि ये चीज़ होने के बाद रंग बदल जा रहा है, यार जैसे गिरगिट रंग बदल देता है इसने, केमिकल सब रंग बदल देगा, तो वहाँ पर तुम समझ लेना कि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक सब्सटेंस है कॉपर सल्फेट जो कि नीला कलर का होता है, पानी टाइप से रहता है लेकिन वो नीला कलर का रहता है। तो यार इसमें अगर तुम लोहा का कोई भी चीज़ डाल दोगे ना तो 10-15 मिनट के बाद देखना वो सॉल्यूशन का कलर नीला से ग्रीन हो जाएगा, ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। तो देख रहे हो ना यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शन हुआ कॉपर सल्फेट एंड आयरन रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर। भाई ये सब एग्जाम्पल है ना, ऐसे ऐसे बहुत हज़ारों लाखों एग्जाम्पल है जिसमें कि सॉल्यूशन का कलर बदल जाता है। अच्छा अगला चीज़ है इवोल्यूशन ऑफ गैस। यार अगर कहीं पर रिएक्शन होने के बाद तुम्हें गैस निकलता दिख जाए तो तुम समझ लेना कि ये केमिकल रिएक्शन ही हुआ है। चलो इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। एक एसिड है HCl जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। भाई ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे खेलना मत, खिलवाड़ मत करना। अगर तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक का छोटा सा टुकड़ा डाल देते हो ना तब भाई वहाँ से गैस निकलने लगता है। वो गैस रहता है हाइड्रोजन गैस H2। यहाँ पर रिएक्शन क्या चीज़ हुआ देखो यार, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हम लोग जिंक डाले तो ZnCl2 + H2 ये बना। अगला चीज़ है चेंज इन टेम्परेचर। यार कहीं पर अगर तुम कोई दो चीज़ को डाले और वहाँ से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होने लगा, पूरा आसपास पूरा गर्म कर दिया, वहाँ पर हाथ लिखते हो तो पूरा गर्म लगता है, या फिर वहाँ पर पूरा ठंडा हो गया, गर्म हुमच के गर्म या फिर हुमच के ठंडा, चेंज इन टेम्परेचर बोला है ना यार। तो कहीं पर तुम्हें टेम्परेचर चेंज होते हुए दिखे तो तुम समझ जाना कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। और ये केमिकल रिएक्शन तुम हर एक दीपावली में देखते हो जब तुम अपने घर को पचौड़ा मारते हो। कैसे? पचौड़ा मारने समय क्या रिएक्शन? देखो यार पचौड़ा मारने के लिए तुम क्या चीज़ का यूज करते हो? चूना का या फिर समोसन का। अगर तुम समोसन का यूज करते हो तो तुम ये केमिकल रिएक्शन नहीं देखे होगे, लेकिन अगर तुम पचौड़ा मारने के लिए, घर का पचौड़ा मारने के लिए चूना का यूज करते हो तो तुम ये केमिकल रिएक्शन ज़रूर से ज़रूर देखे होगे। भाई यार सबसे पहले तुम बाज़ार से चूना पत्थर खरीद के लाते हो और उसे कहीं पर रखते हो और उसमें पानी डालते हो। यार जैसे ही चूना पत्थर पानी के संपर्क में आता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। यार इतना ज़ोर से हीट रिलीज होता है ना कि पानी उबलने लग जाता है। देखो कितना ज़ोर से टेम्परेचर चेंज होता है। देख रहे हो ना, पचौड़ा मारते मारते भी तुम केमिस्ट्री सीख रहे हो लेकिन तुम्हें पता ही नहीं। बाज़ार से तुम जो चूना पत्थर खरीद के लाते हो वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसमें अगर तुम पानी डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। यार कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे तुम बाल्टी में रख के पचौड़ा मारते हो। अच्छा अगला चीज़ क्या है? अगला चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अगर तुम कहीं पर कोई दो चीज़ को डालते हो तो डालने के बाद अचानक उस बीकर के नीचे नीचे
छोटा छोटा सॉलिड पार्टिकल्स जमा हो जाता है। वो अलग अलग कलर का सॉलिड पार्टिकल्स होता है यार, कोई पीला होता है, कोई वाइट होता है, कोई ब्राउन होता है, अलग अलग जैसा केमिकल को डालोगे वैसा ही, तो उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। अगर तुम्हें कहीं पर ऐसा दिखे तो इसका मतलब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है। तो यार अभी मैंने जो जो चीज़ बताया ना, उसमें से अगर कोई भी एक चीज़ तुम्हें दिखे ना, इसका मतलब तुम समझ जाना कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। भाई केमिकल रिएक्शन का पहचान तो तुम सीख गए, अब हम लोग जानेंगे केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। अरे यार तुम्हें तो पता ही है कि इंसान कितना आलसी प्राणी है। अगर दुनिया में जितना भी जीव जंतु है ना, उसमें से आलसी प्राणी का लिस्ट बनाया जाए ना, तो सबसे ऊपर इंसान का ही नाम आएगा। यार इतना आलसी है, पहले इसको पानी पीने के लिए नदी तालाब जाना पड़ता था, तो क्या किया, घर में कुआं खुदवा लिया, बोरिंग कुड़वा लिया। एकदम घर के पास पानी आना चाहिए, बैठे बैठल पियो। इधर उधर घूमने का मन करता था, पैर से चलने मन नहीं करता था। एकदम साइकिल, गाड़ी, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन बना डाला, एकदम बैठ के चलो चाहे कुछ भी हो जाए साला। ये अब आदमी का आलसीपन को दर्शाता है। तो जब अलग अलग एलिमेंट का सिंबल का आविष्कार नहीं हुआ था, जैसे कि हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, उस समय केमिकल रिएक्शन को लिखने में बहुत दिक्कत होता था। जैसे कि हम लोग अभी कुछ देर पहले एक रिएक्शन पढ़े, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, उसमें अगर लोहा का कोई चीज़ डाल देने से उसका कलर ग्रीन बदल जाता है। तो इसको लिखने के लिए इतना लिखना पड़ता था। तो यार आदमी तो आलसी है, थोड़ा कम लिखना चाहा, बोला कि इतना कौन लिखेगा, कोई बड़ा इक्वेशन रहा तब तो लिखते लिखते कॉपी भर जाएगा, तब क्या किया जाए। तब इन्होंने सोचा कि यार जितना भी एलिमेंट है ना, आयरन, कॉपर, सबको अलग अलग सिंबल से दर्शाते हैं। आयरन को Fe, कॉपर को Cu, हाइड्रोजन को H, प्लेटिनम को Pt, ये सब का यूज करने लगा। और केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन को बताने के लिए तीर का निशान का यूज करने लगा। और फाइनली इंसानों ने केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में बदल दिया। केमिकल इक्वेशन यही होता है यार, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला इन्वॉल्व्ड इन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया ना? अरे भाई एक नंबर समझ में आया, चलो यार बढ़िया बात है। तो अभी कुछ समय पहले मैं एक रिएक्शन को सेंटेंस में लिखा था। तो अलग अलग एलिमेंट के लिए सिंबल का आविष्कार होने के बाद उसको कुछ इस तरीके से लिखा गया, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यार यहाँ पर जो आयरन और कॉपर सल्फेट है ना, उसको तुम आगे पीछे भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। जो मैंने सेकेंड बार में लिखा है ना, वो भी सही है, फर्स्ट बार लिखा है वो भी सही है, लेकिन ज़्यादातर सेकेंड बार वाला लिखा जाता है। मैं तुम्हें समझाने के लिए फर्स्ट बार में उल्टा लिखा था। तुम तो ये जानते ही होगे कि तीर के निशान के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स होता है और राइट साइड प्रोडक्ट होता है। यार जब साइंटिस्ट लोग एलिमेंट का सिंबल आविष्कार कर लिए और केमिकल इक्वेशन बना लिए, तब तो पूरा नाच के पार्टी उटी कर रहे थे। उसके बाद एक बुद्धिमान आदमी आया और बोलने लगा, अरे तुम लोले है का रे, क्लास 9 पढ़ा नहीं है। वो लोग बोलने लगा कि कैसे क्लास 9 नहीं पढ़ेंगे, क्लास 9 पढ़े तबे ना इतना बड़ा आविष्कार किए। तब वो बोल रहा है कि अरे भैया, इसका मतलब तुम क्लास 9 में जब एक टॉपिक पढ़ रहे थे, उस समय तुम स्कूल में सो रहे थे होगे। वो टॉपिक कौन सा है कह के पूछने लगा ये लोग। तो वो बुद्धिमान आदमी बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये चीज़ तुम भी क्लास 9 में पढ़े होगे। तो यार इसके अनुसार मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें रिएक्टेंट्स के साइड और प्रोडक्ट के साइड, दोनों साइड इक्वल मास होना चाहिए। तो भाई कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल मास होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड इक्वल मास नहीं होते। जैसे कि इस रिएक्शन में देख लो, दोनों तरफ जिंक एक है, लेकिन क्लोरीन और हाइड्रोजन एक तरफ एक है और एक तरफ दो है। तो यार ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं किया। तब यार साइंटिस्ट लोग फिर दिमाग लगाए कि बात तो तुम्हारा सही है, चलो इसका भी उपाय ढूंढते हैं। तो उन्होंने उपाय ढूंढा और उपाय को बताया। वो उपाय है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। भाई तुम समझ रहे हो ना कि इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट सेज दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं ये तो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और इसके आगे का चीज़ भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज के लिए तो बस इतना ही। भाई एक ही दिन में सब चीज़ को डिस्कस करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए आगे पीछे करके डिस्कस कर रहे हैं।
एक चैप्टर का सारा वीडियो बनने के बाद मैं सबको कंबाइन कर दूंगा और एक वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए बस वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो बाय। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ। बाहुबली सीरीज का केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर का ये है पार्ट 2। कल हम लोग देख चुके थे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। आज हम लोग इसको बैलेंस करना सीखेंगे और इसको कैसे लिखते हैं उसे जानेंगे। तो यार तुम्हें तो पता ही है कि केमिकल इक्वेशन में दो चीज़ होता है, एक रिएक्टेंट्स होता है और एक प्रोडक्ट होता है। तो यार बीच वाला तीर के लेफ्ट में रिएक्टेंट्स को लिखा जाता है। जितना रिएक्टेंट्स हो सबको प्लस प्लस करके लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स है तो यहाँ पर मैं प्लस करके लिख दिया हूँ। उसके बाद ये जो तीर है ये रिएक्शन का डायरेक्शन को बताता है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करा के जो मिलता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वही प्रोडक्ट को ये तीर के राइट साइड में लिखा जाता है। जितना प्रोडक्ट आएगा प्लस प्लस करके लिख देते हैं। तो इसको रिएक्ट करवाने से तो यार एक ही प्रोडक्ट आएगा, तो इसमें प्लस उलस लिखने का कोई झंझट नहीं है। तो जैसा इक्वेशन रहेगा वैसा ही तुम लिख लेना। अच्छा, लिखने तो तुम सीख गए हो, तो बिना देरी करते हुए इसको बैलेंस करना भी सीख ही लो, क्योंकि बैलेंसिंग से तो क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। तो चलो सीख लेते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ जो कि बैलेंस नहीं है। तुम्हें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तुम्हें इक्वेशन को देखना होता है। तीर के दोनों साइड एक एक बार नज़र मारना होता है, एक एक एलिमेंट पर नज़र मारना होता है। जैसे कि यहाँ पर 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो दोनों पर नज़र मार लो। पहले हाइड्रोजन पर नज़र मारो। नज़र मार के तुम्हें देखना होता है कि यार यहाँ पर कितने एटम है। हाइड्रोजन में 2 एटम है और ऑक्सीजन में 2 एटम है। अच्छा, तो यार रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को कंपेयर करके तुम्हें दोनों साइड हर एलिमेंट का इक्वल एटम करना होता है। जैसे कि इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 ऑक्सीजन इधर है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं। तो भाई देखने से पता चलता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों साइड 2-2 हाइड्रोजन एटम है। देखो भाई, कोई भी एलिमेंट के बेस में जितना नंबर लिखा हुआ रहता है ना, वो एलिमेंट का उतना एटम वहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर H में 2 है तो हाइड्रोजन का 2 एटम, H में अगर 5 रहता तो हाइड्रोजन का 5 एटम होता। यार कभी कभी ना तुम एलिमेंट के साइड में कुछ नंबर देखते हो। इसका मतलब क्या होता है यार? इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। एलिमेंट में उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि यहाँ पर H2 है, हाइड्रोजन का 2 एटम है तो 2 गुने 5 बराबर 10। अगर हाइड्रोजन के बगल में 5 होता तो हाइड्रोजन का 10 एटम हो जाता। ये समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा था ताकि तुम्हें बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो यार देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का एटम तो बैलेंस्ड है, हमें ऑक्सीजन का एटम को देखना है। एक तरफ ऑक्सीजन का एटम 2 गो है और एक तरफ ऑक्सीजन का एटम 1 गो है। अब इसको कैसे बैलेंस किया जाए? यार बैलेंस करने के लिए किसी एटम के बेस में तुम कोई नंबर लिख नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के नीचे 2 ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो यार बैलेंस करने के लिए ना उस मॉलिक्यूल के बगल में कोई भी नंबर लिखना पड़ता है। तो ऑक्सीजन का 2 गो एटम बनाने के लिए इसको 2 से गुना करना होगा। तो 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 ऑक्सीजन का एटम हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। चलो चेक करते हैं। देखो इधर हाइड्रोजन का 2 एटम है और इधर, अरे यार इधर तो 2 दूने 4 एटम हो गया, क्योंकि H2 में 2 को पहले से है और उसमें 2 को गुना कर दिए तो 4 हो गया। एक काम करते हैं, रिएक्टेंट्स तरफ का हाइड्रोजन में 2 को गुना कर देते हैं तो 2 दूने 4 हाइड्रोजन इधर भी हो जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अच्छा, अब ऑक्सीजन देखते हैं। दोनों तरफ ऑक्सीजन का एटम 2-2 है। इसका मतलब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। वाह भाई वाह, यार बैलेंस करते करते तुमने बहुत चीज़ सीखा है। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उस मॉलिक्यूल के बगल में कुछ भी चीज़ लिखना पड़ता है और वो जो नंबर लिखाता है ना, वो नंबर मल्टीप्लिकेशन में नंबर लिखाता है। चलो तब 1-2 को क्वेश्चन फिर कर लिया जाए। फर्स्ट इक्वेशन में रिएक्टेंट के साइड मैग्नीशियम का 1 एटम है और प्रोडक्ट के साइड मैग्नीशियम का 1 एटम है, मतलब मैग्नीशियम बैलेंस्ड है। यार रिएक्टेंट्स के साइड ऑक्सीजन का 2 एटम है और प्रोडक्ट का 1 एटम है, इसका मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। चलो तब इधर 2 लगा देते हैं, 2 से गुना कर देंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। अच्छा भाई एक बार चेक करके देख लेते हैं। मैग्नीशियम को देखते हैं, इधर मैग्नीशियम का 1 एटम, इधर मैग्नीशियम का 2 एटम। अब क्या किया जाए? एक काम करते हैं यार, इधर मैग्नीशियम का 2 एटम है ना, तो रिएक्टेंट्स के साइड भी मैग्नीशियम का 2 एटम कर देते हैं। क्या दिक्कत है? क्योंकि इसको छेड़छाड़ करेंगे तब फिर हमारा ऑक्सीजन अनबैलेंस हो जाएगा। तो देखो यार, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों का एटम, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल है। चलो तब अगला इक्वेशन को देखते हैं। भाई इससे पहले एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ।
ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले इक्वेशन में मेटल्स को बैलेंस किया जाता है। उस इक्वेशन का जो मेटल है सब मेटल को बैलेंस किया जाता है, उसके बाद नॉन मेटल को, उसके बाद लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है। यार अगर चाहो तो तुम इसको फॉलो करके भी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारा प्रॉब्लम समझता हूँ यार, तुम्हें यह भी पता नहीं चल रहा होगा कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। कोई बात नहीं भाई, चैप्टर 3 पढ़ने के बाद तुम सब सीख जाओगे। यहाँ पर देखो, सोडियम का एटम दोनों साइड इक्वल है। यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम 2 गो है और प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन का एटम 3 गो है। अब क्या किया जाए, एक तरफ 3 गो है एक तरफ 2 गो है, कैसे बैलेंस किया जाए? एक काम करते हैं, इधर 2 लगा देते हैं। लेकिन यार 2 लगाने से तो 2 दूने 4 गो एटम हो जा रहा है हाइड्रोजन का। थोड़ा देखो तो यार, यहाँ पर अगर हम लोग 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन का एटम प्रोडक्ट के साइड भी 4 गो हो जाएगा। 2 गो इधर और 2 गो इधर, 4 हो जाएगा। यार एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो हम लोग 2 लगाए हैं ना, तो ये 2 पूरा NaOH पूरा में मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ Na में मल्टीप्लाई होगा। Na सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूरा में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक तरह से मानो तो यहाँ पर इनविजिबल ब्रैकेट है। कोई भी इक्वेशन में अगर तुम कोई भी नंबर डालोगे ना तो पूरा से मल्टीप्लाई होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। चलो सोडियम भी बैलेंस हो गया। अब लास्ट में बचा ऑक्सीजन। देखो रिएक्टेंट्स के साइड भी ऑक्सीजन का 2 एटम है और प्रोडक्ट के साइड भी ऑक्सीजन का 2 एटम है, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ। एक बार चेक कर लेते हैं यार, कहीं दूसरा चीज़ अनबैलेंस तो नहीं हो गया। चलो सोडियम को चेक करते हैं। सोडियम इधर 1 एटम है और इधर, अरे यार इधर तो सोडियम का 2 एटम हो गया, कैसे बैलेंस किया जाए? अब यार रिएक्टेंट्स के साइड सोडियम में 2 लगा देते हैं। इधर भी सोडियम का 2 एटम हो गया, इधर भी सोडियम का 2 एटम हो गया। आगे देखते हैं हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन का एटम हो गया, इधर भी हाइड्रोजन का 4 एटम हो गया। ऑक्सीजन का दोनों साइड 2-2 एटम हो गया। इसका मतलब ये इक्वेशन पूरा बैलेंस हो गया। देखो यार एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, कभी भी तुम कोई भी इक्वेशन बैलेंस कर रहे हो ना, तो एक एलिमेंट को बैलेंस करते समय सिर्फ एक ही एलिमेंट के बारे में सोचना, ऐसा नहीं कि दूसरा के बारे में सोचने लगो। यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते समय सोडियम के बारे में नहीं सोचे, सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में सोचे। ऐसा नहीं सोचे कि यहाँ पर 2 लगा देने से सोडियम अनबैलेंस हो जाएगा, ऐसा कभी मत सोचना, सीधे लगा डालना। बीच बीच में जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना यार, ये चीज़ कोई नहीं बताता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, तुम आदमी को तो जानते ही हो, कभी चुप बैठने वाला प्राणी है ही नहीं। धरती में इधर उधर हो हल्ला मचाया घूमा, फिर भी चुप नहीं बैठा। दूसरा ग्रह में अब हो हल्ला मचाने जा रहा है, मार्स में बोल रहा है कि अब हम लोग मार्स में रहेंगे। बाप रे बाप, चलो मार्स में भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही एक आदमी बाल उठा के सबके सामने आ गया, बोला कि तुम्हारा केमिकल इक्वेशन तो ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलता है। ये पता ही नहीं चलता है कि जो तुम रिएक्टेंट्स मिला रहे हो वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है। रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट जो भी बनता है उसका स्टेट पता ही नहीं चलता है। तुम कोई एलिमेंट लिख रहे हो, पता नहीं वो सॉलिड है कि लिक्विड है, कोई दूसरा देखेगा पता नहीं करने सकेगा। तुम ना जान रहे हो यार क्या है उसको, कोई दूसरा आदमी देखेगा तो थोड़े ना पता करने सकेगा कि सॉलिड है कि लिक्विड है। फिर वो आदमी बोलने लगा कि तुम्हारा जो केमिकल इक्वेशन है इसको देख के पता नहीं चलता है कि इस केमिकल रिएक्शन में गैस निकला है कि का निकला है, आग लगा है कि का हुआ है, कोनो पता नहीं चलता है। तो आदमी लोग सोचने लगा कि बात तो तुम्हारा सही है, कुछ ऐसा चीज़ बनाया जाए कि केमिकल इक्वेशन को देखते के साथ झट से दिमाग में उस इक्वेशन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो बहुत सोचने समझने के बाद उनको सफलता मिल गई और वो सफलता हम लोग अभी देखने वाले हैं कि इनको सफलता क्या मिली यार। तो यार देखो, कोई भी रिएक्शन होता है ना तो उसमें सॉलिड चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग एस का प्रयोग करते हैं। ऐसा कह के साइंटिस्ट लोग बोलने लगे कि हम लोग एस का प्रयोग करेंगे। एस जहाँ पर लिखल दिखे तुम समझ जाना कि सॉलिड है। लिक्विड को दिखाने के लिए एल का यूज करेंगे, गैस को दिखाने के लिए जी का यूज करेंगे, और कोई सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके लिए AQ का यूज करेंगे। यार तुम समझ नहीं रहे हो कि ये एक्वस क्या होता है? भाई किसी भी चीज़ में अगर तुम पानी मिला दो ना तो उस चीज़ का वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे कि साबुन में पानी मिला दो तो जो साबुन पानी रहेगा वो साबुन का एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। एसिड में पानी मिला दो तो वो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। पानी मिलाना देरी है वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। भाई गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए ना और एक बढ़िया चीज़ का ये लोग यूज करते हैं जो कि है तीर का निशान। भाई गैस जब भी निकलता है ना तो निकल के वो ऊपर जाता है, इसलिए गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए तीर ऊपर की ओर मुँह किया हुआ है, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। तब और एक आदमी पूछा कि यार अगर कहीं पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो, मतलब उस रिएक्शन के बाद नीचे
छोटा छोटा सॉलिड पार्टिकल्स बैठ जाए, उसको कैसे इंडिकेट करेंगे? तो एक बुद्धिमान आदमी ने बोला कि भाई प्रेसिपिटेशन जब भी बनता है वो नीचे बैठता है, तो डाउनवर्ड एरो का यूज करो प्रेसिपिटेशन के लिए। फिर एक आदमी ने दिमाग लगाया कि कोई रिएक्शन करवाने के लिए कुछ एनर्जी का ज़रूरत पड़े, जैसे कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, तो उसको कहाँ पर लिखेंगे? भाई तीर का ऊपर नीचे इतना इतना खाली जगह है, इसमें क्या चीज़ लिखोगे? वही सब लिख दो। हीट का ज़रूरत होगा तो तीर के ऊपर नीचे लिख दो। अगर कहीं पर कोई रिएक्शन से हीट निकला तो बस प्रोडक्ट के साइड प्लस करके हीट लिख दो, क्या दिक्कत है? तो चलो तब हम लोग भी यूज करते हैं। ये लोग खाली कितना यूज करेगा? देखो यार, कार्बन जो होता है ना वो हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है, जैसे कि एग्जांपल में कोयला। अच्छा, ऑक्सीजन तो हमेशा गैसियस स्टेट में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमेशा गैसियस स्टेट में होता है। तो ये हमने बना दिया ये इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव। भाई गैसियस स्टेट के जगह में तुम ऐसा अपवर्ड एरो का भी यूज कर सकते हो, मतलब जी या फिर अपवर्ड एरो, दोनों में से एक चीज़ का यूज करना। अब इस रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव बना। मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में होता है, H2SO4 मतलब एसिड, ये लिक्विड में होता है। नहीं यार नहीं, जनरली रिएक्शन में हम लोग डाइल्यूट एसिड का यूज करते हैं, मतलब एसिड में पानी डाल के उस एसिड को कमज़ोर करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तब उस एसिड को यूज करते हैं। तो कुछ भी चीज़ में पानी डालोगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? उसका एक्वस सॉल्यूशन, तो H2SO4 ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। उसके बाद प्रोडक्ट के साइड MgSO4, ये तो एक्वस ही होगा। और लास्ट में H2, ये तो गैस है, ये गैसियस स्टेट में होगा। तो यार कोई भी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए उसके बगल में ब्रैकेट देके S, L, AQ, G इस सब का यूज किया जाता है, हमेशा ब्रैकेट देना मत भूलना। तो भाई अब हम लोग फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने वाले हैं। भाई यार फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सनलाइट और क्लोरोफिल का ज़रूरत होता है, इसलिए हम लोग तीर के ऊपर नीचे सनलाइट और क्लोरोफिल लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। भाई जब मैं छोटा क्लास में था ना तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि यार तीर के ऊपर ऐसा काहे लिखते हैं, अब समझ में आया। यार तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना तुम्हारा काम है और इस इक्वेशन को बैलेंस करना तुम्हारा काम है। जल्दी से इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो और इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाओ। भाई एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है यार, चाहो तो तुम इसको छोड़ सकते हो, लेकिन यार कम से कम इक्वेशन को बैलेंस तो कर सकते हो ना। भाई एक चीज़ ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव भी बनाओ, तब फिर तो तुम्हें बनाना ही होगा। वैसे भाई मेरा सलाह मानो तो दोनों करना, मोर इन्फॉर्मेटिव भी बनाना और इक्वेशन को बैलेंस भी कर देना, ताकि टीचर को भी पता चल सके कि तुम कितना जानते हो। चलो भाई वीडियो पे लाइक ठोको और दोस्तों को शेयर करो। आ जाओ दोस्तों, इस बाहुबली सीरीज का थर्ड पार्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। यार रिएक्शन तो तुमने देख लिया है, अब तुम्हें रिएक्शन का टाइप पढ़ना है। रिएक्शन भी कई प्रकार का होता है, चलो देखते हैं कई प्रकार का रिएक्शन होता है। अच्छा, सबसे पहला टाइप जिसे हमें पढ़ना है उस रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन में होता क्या है? भाई नाम पे ही इस रिएक्शन में क्या होता है वो छिपा हुआ है। इस रिएक्शन में दो या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। A reaction in which two or more reactants react to form a single product is called combination reaction. Understood? भाई ध्यान दो, वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स की तरफ तो कई गो रिएक्टेंट्स दिखे, बहुत सारा दिखे, लेकिन प्रोडक्ट्स की तरफ सिर्फ एक गो चीज़ दिखे, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल भी एक दो गो देख लो। भाई दिवाली में जो तुम पचौड़ा करते हो ना, उसका ही एग्जाम्पल लेते हैं। भाई चूना जो तुम बाज़ार में ख़रीद के लाते हो वो पहला चीज़ रहता है, उसमें पानी डालते हो तो पानी दूसरा चीज़ होता है, वो दोनों चीज़ को मिलाते हो तो एक चीज़ बनता है, जिसमें तुम बरस डुबा के पचौड़ा करते हो, दीवार में रंगते हो। बाज़ार से जो चूना पत्थर खरीद के लाए हो उसका केमिकल फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, जो तुम पानी डाल रहे हो उसका केमिकल फार्मूला है H2O, और जो चीज़ बना उसका केमिकल फार्मूला है CaOH का होल 2। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, और प्रोडक्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला एग्जांपल देखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यार रिएक्टेंट्स की तरफ दो गो चीज़ है, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ सिर्फ एक गो चीज़ है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यार ये जो छोटा छोटा रिएक्शन मैं बता रहा हूँ ना, CO2 H2O, अगर एग्जाम में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछे तो ये छोटा छोटा रिएक्शन मत लिखना, ये चूना वाला लिख सकते हो क्योंकि वो थोड़ा बड़ा रिएक्शन है, तो बड़ा रिएक्शन तुम लिख सकते हो, लेकिन छोटा वाला को मत लिखना क्योंकि नंबर सब भी काट सकते हैं भाई। चलो तब मैं तुम्हें चूना का कहानी बताता हूँ। यार जो तुम खल्ली देखते हो, चौक देखते हो,
वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसको पकड़ के बोर्ड में तुम्हारे टीचर तुम्हें पढ़ाते हैं। वैसे तो मैं तुम्हें मार्कर से ही पढ़ाता हूँ, लेकिन ये जो चोक है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसी चोक को, ध्यान देना, जब इसी चोक को गर्म कर दिया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यार ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसी में तो पानी डाल के हम लोग पचौड़ा करने के लिए सॉल्यूशन बनाए थे। हाँ यार वही चीज़ है ये। कैल्शियम ऑक्साइड में ही तो तुम पानी डालते हो और बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको तुम पचौड़ा करते हो। तो भाई देख रहे हो ना, जो चौक है, जो खल्ली है, उसी से तुम्हारा पचौड़ा करने का चीज़ बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम भी बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। भाई एक चीज़ तुम ध्यान देते होगे कि जब तुम पचौड़ा मारते हो ना, तो एकदम पानी जैसा दीवार दिखता है, ऐसा लगता है कि तुम पानी को पचौड़ा मार रहे हो। लेकिन जैसे 1-2 दिन बीतता है, दीवार चमक जाता है। ऐसा कैसे होता है यार? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? चलो मैं बताता हूँ। भाई जब तुम पचौड़ा मारते हो ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरा दीवार में फैल जाता है। अब भाई एटमॉस्फेयर में तो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर मतलब हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देख के रुक ही नहीं पाता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देख के अपने आप को रोक नहीं पाता है और रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करके बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। जो वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वही दीवार को चमकाता है। देखो भाई देखो, तुम्हारा दीवार भी एक तरह का केमिस्ट्री का लैब है। सब चीज़ सीखने का चीज़ है यार। तुम ध्यान तो थोड़ा सा दो। तुम्हारा ज़िंदगी को एक बार ध्यान दोगे तो केमिस्ट्री आसान हो जाएगा, ठीक है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, यही दीवार को चमकाता है। तुम सोच रहे होगे ये कैल्शियम कार्बोनेट तो चोक है। हाँ यार, फिर वापस से ये चोक ही बन जाता है, लेकिन पूरा दीवार में फैलल रहता है, तो उसको कितना इकट्ठा करोगे और उसको चोक बनाओगे? जाने दो उसको, सड़ा को। भाई ये मैं जो चूना का कहानी बताया ना, इसमें जो भी रिएक्शन आए वो सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ऐसा मत सोचना कि सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो चलो अगले टाइप का रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यार ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है। भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2-4 गो चीज़ मिलके एक चीज़ बनता था, अब इसमें एक गो चीज़ टूट के 2-4 गो चीज़ बन जाएगा। लेकिन यार इसको तोड़ने में ना एनर्जी लगेगा, ऐसे ही नहीं टूटेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, वो हमेशा इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एनर्जी का यूज होता है। तो चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। भाई जो चूना का कहानी बताया था ना, उसमें से एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। देखो यहाँ पर चोक एक चीज़ है, इसको अगर हम लोग गर्म किए तो 2 चीज़ बन गया। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यार एक चीज़ मैं तुम्हें सलाह देना चाहूँगा, जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में जितना भी रिएक्शन सबका एग्जाम्पल है ना, सब एग्जाम्पल को मस्त से याद कर लो यार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी यार मैं जो बता रहा हूँ, इसमें कोशिश करता हूँ एनसीईआरटी बुक में जितना भी एग्जाम्पल है सबको ऐड करने का। चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो FeSO4, जिसको हम लोग आयरन सल्फेट भी बोलते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है। अगर तुम इसके नीचे आग लगा दोगे, मतलब इसको गर्म करोगे ना, तो ये टूट के फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा Fe2O3, और साथ में 2 गो अजीब बसाने वाला, मतलब अजीब सेंट देने वाला गैस भी निकलेगा, SO2 और SO3। इसको लिखने में भी हमको सेंट दे रहा है यार। काजी नहीं, यहाँ पर भी कोनो फेरस सल्फेट को कोई जला रहा होगा। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो SO2 और SO3 है ना, ये एसिडिक है। SO2 या फिर SO3 गैस निकलते टाइम तुम अगर उसके ऊपर ब्लू लिटमस पेपर लेके जाओ ना, तो वो रेड में चेंज नहीं होगा। अगर तुम ब्लू लिटमस पेपर को भिंगा के इसके ऊपर लेके जाओगे, तब वो रेड में चेंज होगा। ऐसा क्यों? देखो यार, मैंने इसे एसिड नहीं बोला, एसिडिक इन नेचर बोला। तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, SO2 + H2O, दोनों मिलके H2SO3 बन जाएगा, जो कि एक एसिड है, और SO3 + H2O दोनों मिलके H2SO4 बन जाएगा, जो कि एक एसिड है। तो एसिड बन जाएगा। अब इसके बाद ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। बिना एसिड बने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कैसे चेंज करेगा भाई? इसीलिए तुम्हें भींगा के लिटमस पेपर को लेना होगा, समझ रहे हो ना? चलो बढ़िया बात है। ये रिएक्शन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। यार डिकम्पोजिशन रिएक्शन का और एक एग्जांपल देख लो। लीड नाइट्रेट को अगर तुम गर्म करोगे ना यार, तो लीड ऑक्साइड
NO2 और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हो रिएक्टेंट्स एक है लेकिन प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है। इसका मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो तुम कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में तो बहुत चीज़ जान गए होगे। चलो एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ यार, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये भी कई टाइप के होते हैं। क्योंकि यार डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ना हमेशा एनर्जी का ज़रूरत होता है। अब कभी कभी एनर्जी लाइट के रूप में सप्लाई हो जाता है, कभी कभी हीट के रूप में, और कभी कभी तो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी एनर्जी सप्लाई किया जाता है और सब्सटेंस को डिकम्पोज किया जाता है। चलो सबका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं यार। वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए लाइट के रूप में एनर्जी का ज़रूरत हो, उसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल देख लो। देखो यार, अगर तुम सिल्वर क्लोराइड को सूरज के नीचे रख दोगे ना, तो उसमें से पीला कलर का गैस उड़ने लगेगा। तुम्हें दिखेगा ये पीला पीला कलर का गैस कहाँ उड़ रहा है, और उड़ने के बाद उस प्लेट में ग्रे और वाइट कलर को मिलाने से जो कलर बनता है वो कलर का रेसिड्यू मिलेगा। प्लेट में जो ग्रे वाइट कलर का सब्सटेंस बचेगा ना यार, वो होगा सिल्वर, और जो पीला पीला कलर का गैस उड़ा वो होगा क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के कारण सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड भी है, ये भी सनलाइट के नीचे रख दिया जाए तो सिल्वर और ब्रोमीन में डिकम्पोज हो जाता है, मतलब टूट जाता है। कोई भी प्लेट ले लो, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड ले लो और उसको सूरज के नीचे रख दो, तुम देखोगे कि उसमें से साला ब्राउन कलर का गैस निकल रहा है। वो जो गैस है ना यार, वो ब्रोमीन है, और नीचे ग्रे वाइट कलर का कोई चीज़ बचल है। जो वो ग्रे वाइट कलर का चीज़ रहेगा ना यार, वो रहेगा सिल्वर। एक और चीज़ तुम्हें मैं बता देता हूँ, जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है ना, ये दोनों बहुत काम में आते हैं। जो सिल्वर क्लोराइड है वो ब्लैक फोटोग्राफी में काम आता है, और जो सिल्वर ब्रोमाइड है ना, ये वाइट फोटोग्राफी में काम आता है। MCQ क्वेश्चन में ये चीज़ पूछा जा सकता है, इसलिए ये चीज़ याद रखना। तो यार डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट से कैसे होता है ये जो तो तुम देख लिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट से कैसे होता है, इसका एग्जांपल तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था। एक चीज़ याद रखना, वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट से होता है उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि लाइट से होता है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यार लाइट से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए हमें एक प्रोसेस का ज़रूरत होता है। उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जिस बर्तन पर किया जाता है उसे कहते हैं वोल्टामीटर। अच्छा, जिस चीज़ का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि अगर हम लोग पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो वो पानी इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें 2 गो रड का ज़रूरत होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो एक गो रड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहता है, दूसरा रड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहता है। रड को इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं ना, तो वैसा इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहता है उसे एनोड कहते हैं, और वैसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहता है उसे कैथोड कहते हैं। तो भाई अगर तुम पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो ना, बैटरी से तार जोड़ के उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो, तो तुम थोड़ा देर बाद देखना कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है उसके पास से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो यार, वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है और बना लेता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो भाई इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा गैस किस इलेक्ट्रोड से निकलेगा। तो हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन गैस हमेशा कैथोड से निकलेगा और ऑक्सीजन गैस हमेशा एनोड से निकलेगा। अच्छा, ये तो हुआ पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम लोग जो नमक खाते हैं उस नमक को एकदम गर्म कर देंगे, गर्म करके एकदम उसको लिक्विड स्टेट में ले आएंगे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे यार, तो वो सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा। तो देख रहे हो ना, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एक ही हैं लेकिन प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है। तो ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ गए होगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमें पढ़ना है एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये चीज़ क्या होता है। देखो भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट निकलता है। वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होने के बाद हीट निकले उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और इंडोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिस रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी का ज़रूरत होता है। वो एनर्जी हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी फॉर्म में हो, लेकिन एनर्जी का ज़रूरत होता है। अरे यार, कुछ चीज़ याद आया। अभी तो हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े और इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमेशा हीट का ज़रूरत होता है। अरे हाँ यार, तो भाई जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, सब इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है।
समझ रहे हो ना। एक ही रिएक्शन 2-3 रिएक्शन भी हो सकता है, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। और एक चीज़ मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना यार, उसमें से अधिकतर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब तुम पानी डालते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसमें से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। तो एक चीज़ तुम कह सकते हो कि मैक्सिमम कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अच्छा यार, जो हमारे शरीर में रिस्पायरेशन होता है ना, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि जब तुम सांस लेते हो उस समय ठंडा हवा को सांस लेते हो, लेकिन जब तुम सांस बाहर निकालते हो तो हवा हल्का सा गर्म हो चुका होता है। चलो हम लोग आज के लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें अधिक रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके घर से निकाल के उसमें खुद रहने लगता है। तुम अधिक रिएक्टिव एलिमेंट को ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाला एलिमेंट कह के समझ सकते हो, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को शांत स्वभाव में रहने वाला एलिमेंट कह के तुम समझ सकती हो। क्योंकि यार ये लड़ाई झगड़ा करने वाला एलिमेंट का ही तो काम है, दूसरों को उसके घर से निकाल के उसके घर में रहना। देख रहे हो ना यार, सो सैड। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है? इसके लिए तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज का ज़रूरत होगा। मैं उसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ यार। रिएक्टिविटी सीरीज में ना, जो एलिमेंट ऊपर रहता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो एलिमेंट नीचे रहता है वो उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है, थोड़ा थोड़ा कम होते होते जाता है। चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम लोग कॉपर सल्फेट का ही लेते हैं। कॉपर सल्फेट में अगर तुम आयरन डाल दोगे ना यार, तो देख रहे हो ना, कॉपर यहाँ पर है और आयरन यहाँ पर है। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाला है, तो ये कॉपर को उसके घर से निकाल देगा और उसके जगह में खुद रखने लगेगा। CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, Zn प्लस CuSO4। देखो यार, जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, तो कॉपर को उसके घर से जिंक निकाल देगा और उसके जगह में खुद रहने लगेगा। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक चीज़ हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में ही होता है। तुम सोचो ऐसा ही होगा, ऐसा ही नहीं होगा, एक्वस सॉल्यूशन में ही हमेशा होता है। तो यार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ख़त्म हो गया, अब बचा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक आध गो रिएक्शन है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए तो बस इतना ही। वीडियो में लाइक ठोको, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो वैलेंसी मैं याद करवाया था ना यार, वो नेक्स्ट पार्ट में काम आएगा। पिछले दिन हम लोग देखे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके घर से निकाल लेता है और उसके घर में खुद रहने लगता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी पिछले दिन देखे थे। आओ आज एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि लीड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को कॉपर क्लोराइड लीड हटा देगा और वहाँ पर खुद बैठ जाएगा। भाई लास्ट में लीड के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि कॉपर क्लोराइड से तो कॉपर हट गया है, तो वो लीड के ऊपर ही जाएगा। तो आज हमें देखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है यार, क्या होता है इसे जानने से पहले तुम्हें जानना होगा कि केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनता है। जैसे कि कोई भी कंपाउंड देख लेते हो, कॉपर क्लोराइड का CuCl2, लीड क्लोराइड का PbCl2, सोडियम नाइट्रेट का NaNO3, सोडियम सल्फेट का Na2SO4। ये सब फॉर्मूला कैसे बनता है? तो ये सब फॉर्मूला बनता है एलिमेंट के वैलेंसी से। जैसे एग्जाम्पल में सोडियम सल्फेट हमें बनाना है, तो सोडियम का वैलेंसी और SO4 का वैलेंसी एक जगह लिख लेंगे। जो वैलेंसी होता है ना यार, जिस चीज़ का वैलेंसी रहता है वो दूसरे चीज़ के बेस में जाता है। जैसे कि सोडियम का वैलेंसी SO4 के बेस में जाएगा और SO4 का वैलेंसी सोडियम के बेस में जाएगा। तो SO4 का वैलेंसी 2 है, तो सोडियम के बेस में मतलब Na के नीचे 2 आएगा और SO4 के नीचे 1 आएगा। इसी तरीके से लीड का वैलेंसी 2 है और क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, तो क्लोरीन का वैलेंसी लीड के पास चला जाएगा और लीड का वैलेंसी क्लोरीन के बेस में आ जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा PbCl2। कॉपर क्लोराइड कैसे? कॉपर का वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है। अब क्लोरीन का वैलेंसी मतलब 1 कॉपर के बेस में जाएगा और कॉपर का वैलेंसी 2 क्लोरीन के बेस में जाएगा, बन जाएगा CuCl2। तो फॉर्मूला कैसे बनता है ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। जब भी किसी फॉर्मूला बनाओ ना यार, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, चाहे कोई भी रिएक्शन में, ये चीज़ का जरूर से ध्यान रखना। ये हर रिएक्शन में काम आता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना बहुत ही ज़्यादा काम आ जाता है, इसलिए इस रिएक्शन में मैं बता रहा हूँ। तो चलो अब हम लोग जानेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है। यार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना वैसा ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस
घर का एक्सचेंज हो जाता है। लेस रिएक्टिव हो या फिर हाईली रिएक्टिव हो, डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस घर का एक्सचेंज होता है चाहे कितना रिएक्टिव हो। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। Na2SO4 प्लस BaCl2। देखो यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम का घर है SO4, बेरियम है, बेरियम का घर है Cl2। तो जब दोनों का एक्वस सॉल्यूशन को एक ही में मिला दोगे तो सोडियम बाहर निकलेगा और बेरियम भी बाहर निकलेगा। दोनों आपस में सलाह करेंगे और बोलेंगे कि चलो हम लोग एक दूसरे के घर में चले जाते हैं। बेरियम चला जाएगा सोडियम के घर में और सोडियम चला जाएगा बेरियम के घर में। बेरियम किसके घर जाएगा? सोडियम का। सोडियम का घर क्या है? SO4। तो यार दोनों का वैलेंसी 2 है। क्लास 9th में और एक चीज़ तुम पढ़े होगे, वैलेंसी अगर डिवाइड हो रहा है ना तो डिवाइड उसे कर देना चाहिए। डिवाइड होना मतलब कटना, तो ये 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कट के 1 हो गया। अब जहाँ पर 1 वैलेंसी हो जाता है ना यार तो कोई बचता नहीं है, सीधा सीधे लिख दिया जाता है BaSO4। अच्छा अब आगे देखते हैं। अब सोडियम किसके घर जाएगा? बेरियम का घर। बेरियम का घर कौन है? क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन दोनों का वैलेंसी 1 है। तो यार ये ऐसा ही सिंपल लिखा जाएगा क्योंकि 1 को लिखा नहीं जाता है, ऐसा ही लिख दिया जाता है। तो दोनों रिएक्ट करेगा तो ये चीज़ बनेगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल नहीं उठेगा कि यार देखो Cl2 के नीचे 2 था, NaCl के साथ गया तो उसका 2 कहाँ गायब हो गया? ये सब सवाल नहीं उठेगा, मुझे पता है। आगे देखते हैं। इस रिएक्शन में Ag का घर NO3 है और सोडियम का घर Br है, ब्रोमीन है। Ag मतलब सिल्वर चला जाएगा ब्रोमीन के साथ और सोडियम चला जाएगा NO3 के साथ, मतलब वहाँ चला जाएगा। तो सोडियम और NO3 को एक साथ मिला देते हैं, दोनों का वैलेंसी 1 है। वैलेंसी 1 है तो पूरा सीधे लिख देना, कोई इधर उधर कैलकुलेट नहीं करना है। अच्छा Ag और Br, तो यार ये जो सिल्वर है इसका वैलेंसी भी 1 होता है और ब्रोमीन का वैलेंसी भी 1 होता है, तो ये भी ऐसा ही सिंपल लिखा जाएगा। तो देख रहे हो ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में घर का एक्सचेंज हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो ऐसा खराब चीज़ नहीं हुआ, किसी को भगाया उगाया नहीं गया, आपस में मेल मिलाव से घर का एक्सचेंज हो गया। एक चीज़ हमेशा याद रखना यार, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना एक्वस सॉल्यूशन का होना जरूरी है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक एक्वस से भी चल जाएगा, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। और एक चीज़ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना यार हमेशा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। अच्छा ये प्रेसिपिटेट क्या होता है यार? रिएक्शन के बाद ना जिस टेस्ट ट्यूब में तुम रिएक्शन करोगे उसके नीचे कुछ सॉलिड पार्टिकल्स बन जाएगा। जैसे कि इस रिएक्शन में पीला सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बन जाएगा, वो सॉलिड पार्टिकल्स रहेगा सिल्वर ब्रोमाइड। अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग कलर का सॉलिड पार्टिकल्स बनेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में कौन सा कलर का सॉलिड पार्टिकल्स बनेगा और कैसे रिएक्शन होगा। तो यार देखो सबसे पहले तो इसको रिएक्शन करके इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो Pb जाएगा I के साथ और K जाएगा NO3 के साथ। तो Pb का वैलेंसी होता है 2 और आयोडीन का वैलेंसी होता है 1। Pb मतलब लीड यार, तो लीड के नीचे आयोडीन का वैलेंसी जाएगा, आयोडीन के नीचे लीड का वैलेंसी आएगा, तो बन जाएगा PbI2। अच्छा K किसके साथ रहेगा? NO3 के साथ। तो K का वैलेंसी मतलब पोटासियम का वैलेंसी होता है 1 और NO3 का वैलेंसी भी होता है 1, इसका भी वैलेंसी 1 ही होता है। तो यार जब किसी का वैलेंसी 1 होता है ना तो सोचने का ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख दो। एक से ज़्यादा वैलेंसी वाला में थोड़ा काट पीट करना पड़ता है या फिर सोचना पड़ता है, वैलेंसी को इधर उधर करना पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम सोच रहे होगे कि यार इसमें प्रेसिपिटेट किस चीज़ का बन रहा है? तो यार ये प्रेसिपिटेट बन रहा है PbI2 का। इसमें भी येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। जहाँ पर तुम रिएक्शन कराओगे उसके नीचे छोटा छोटा पीला पीला कलर का सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ दिखेगा। जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराओगे उस टेस्ट ट्यूब के बेस में नीचे। वैसे तुम्हारे सर केमिस्ट्री लैब में तो ये सब चीज़ कराए होंगे। अच्छा आगे देखते हैं। अब हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। देखो यार ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है। नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो कॉपर और ऑक्सीजन, यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कॉपर एक ऑक्साइड बन रहा है। अच्छा ऑक्सीडेशन में सिर्फ इतना ही नहीं होता है, अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन का छुट्टी बाय बाय टाटा हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो वहाँ पर रिडक्शन कहते हैं। जैसे कि H2S में से H2O के साथ मिल गया, मतलब S से रिमूव हो गया, तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है ना? H रिमूव हो रहा है, सीधा सीधा तो दिख रहा है यार। अच्छा और अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब कोई भी सब्सटेंस से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ, कोई भी एलिमेंट का ले लेता हूँ, जिंक का ही ले लेता हूँ। अगर हम लोग
जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो बन जाएगा Zn2+। अब ये कैसे बना, चलो मैं बताता हूँ यार कि ये कैसे बना। देखो भाई, कोई भी एटम में ना जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन बोले तो माइनस चार्ज और प्रोटॉन बोले तो प्लस चार्ज। जितना गो माइनस चार्ज होता है उतना गो प्लस चार्ज भी होता है, ये तो तुम जानते होगे। इसलिए एटम न्यूट्रल भी होता है, जितना प्लस उतना ही माइनस, माइनस प्लस दोनों न्यूट्रल कर देगा। आगे का बात समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई एटम है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, 8 पॉजिटिव चार्ज 8 नेगेटिव चार्ज। जब तक इतना इतना है तब तो पूरा एटम न्यूट्रल है। लेकिन यार हम लोग उस एटम में से 2 गो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो इस एटम में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचा। भाई देखो यार, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन एक्स्ट्रा 2 प्रोटॉन बचेगा ना, उससे उस एटम में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरीके से Zn पहले न्यूट्रल था, इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, 2 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इसलिए Zn2+ हम लोग लिखे। समझ में आ गया ना। ऑक्सीडेशन मतलब तो समझ में आ गया। रिडक्शन जो है ना यार, वो ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जोड़ा जाता है, अगर कहीं पर ऑक्सीजन जुड़े तो उससे ऑक्सीडेशन कहते हैं, लेकिन कहीं पर अगर ऑक्सीजन निकले, ऑक्सीजन रिमूव हो तो उसे रिडक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लो, KClO3 में से KClO3 में ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। अच्छा, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होता था, लेकिन रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा। अगर कहीं पर हाइड्रोजन ऐड होता दिखे तो समझ जाना कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो बन जा रहा है NaH। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता था तो ऑक्सीडेशन होता था, लेकिन यार अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या होगा बताओ, रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन, उसी का उल्टा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन। जैसे कि Zn2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो न्यूट्रल हो जाएगा, Zn बन जाएगा। समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यार ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से जुड़ा हुआ है, तुरंत समझ जाओगे। देखो यार, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस चीज को कहते हैं, उस सब्सटेंस को कहते हैं जो दानी पुरुष होता है। दानी पुरुष मतलब महान पुरुष होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट वैसे चीज को कहते हैं जो शैतान पुरुष होता है। कैसे, चलो ना अभी हम लोग बता रहे हैं, तुरंत समझ जाओगे यार कि शैतान कौन है और कौन महान है। तुम देखते ही पता लगा लोगे कि कौन शैतान वहाँ पर है और कौन महान है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, देखो, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए, मतलब कोई दूसरा अगर ऑक्सीजन मांगे ना तो खुद के पास ऑक्सीजन है तो ले बेटा ले ले, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए खुद को रिड्यूस कर देता है। ऐसे महान पुरुष को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये शैतान रिड्यूसिंग एजेंट वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो खुद को ऑक्सीडाइज करने के लिए, मतलब खुद ऑक्सीजन लेने के लिए दूसरों को भी रिड्यूस कर दे। इतना शैतान पुरुष होता है, देख रहे हो ना यार। चला, खुद ऑक्सीजन चाहिए तो दूसरा से लूट लिया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को भगाना है तो जोर जबरदस्ती करके भगा दिया, भाग भाग उसके पास जाकर कैसा भगवा दिया। इलेक्ट्रॉन लेना होता है तो फट के आ जाता है, दे 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 दे, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दे। रिड्यूसिंग एजेंट को जितना गरिया हो उतना कम है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तुम बताना कि इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। देखो यार, यहाँ पर H2 अकेला है और उधर जाके H2O बन जा रहा है। H2 खुद को ऑक्सीडाइज करने के लिए CuO से ऑक्सीजन छीन ले रहा है। ये गलत काम किसका है, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो H2 हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा यार, CuO क्या कर रहा है, H2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए अपना ऑक्सीजन त्याग दिया, दे दिया कि ले बेटा ले ले, मांग लिया तो ले ले बेटा, ऐसा कह के। तो ये कितना बढ़िया आदमी है, महान पुरुष जैसा लग रहा है। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2 हो गया शैतान पुरुष रिड्यूसिंग एजेंट, और CuO हो गया महान पुरुष ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बढ़िया से समझ में आ गया ना यार। मैं तुम्हें और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो यार, कोई भी सब्सटेंस दूसरा को ऑक्सीडाइज करता है तो ऑक्सीडाइज करने के बाद जो चीज़ बचता है ना उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज करने के बाद जो चीज़ बचता है उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड, और दूसरा को रिड्यूस करने के बाद जो चीज़ बनता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। देखो यार, यहाँ पर हल्का सा उल्टा टाइप से लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में तुम्हें आ जाएगा। बस 3-4 को क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना, समझ में सब आ जाएगा। यार कैसे मोबाइल कैमरा में फोकस ही नहीं हो रहा है, देखो थोड़ा सा बस है। अब हमें पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन।
रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देख लो, Zn + CuSO4 गिव्स ZnSO4 + Cu। अच्छा, ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। Zn अकेला था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पर देखो CuSO4, इसके पास ऑक्सीजन था लेकिन इससे ऑक्सीजन छीन लिया गया तो यहाँ पर हो गया रिडक्शन। और एक एग्जांपल देखो, उसके बाद कैमरा बंद करते हैं। सही फोटो में नहीं आ रहा है यार। अच्छा, MnO2 + 4HCl, यार यहाँ पर HCl कंसनट्रेटेड है ना, कंसनट्रेटेड नहीं रहेगा तो दूसरे रिएक्शन हो जाएगा, तो बनेगा MnCl2 + Cl2 + H2O। देखो यहाँ पर MnO2 के पास O2 था, ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहा तो यहाँ पर हो गया रिडक्शन। यहाँ पर 4HCl के साथ हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन हट गया। हाइड्रोजन हटना इसका मतलब ऑक्सीडेशन होना, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। चलो बाय यार, सोचा था आज ही खत्म कर देंगे लेकिन नहीं हो पाया भाई, कैमरा प्रॉब्लम के कारण अगला पार्ट में चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा कल। दोस्तों कैमरा तो आज ही ठीक हो गया, पहले वाला वीडियो अपलोड हो चुका है तो ये पार्ट लास्ट पार्ट होने वाला है, आज चैप्टर का लास्टिंग होने वाला है। चलो फिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या होता है? कितने लोगों का दिमाग में ये बैठा हुआ है कि लोहा में जंग लगना ही कोरोजन है। नहीं यार, इसे कोरोजन नहीं कहते हैं। कोरोजन का फुल डेफिनेशन सुनो और उसे मैं अच्छा से समझाता हूँ। देखो यार, कोई भी मेटल अपने एटमॉस्फेयर में, मतलब अपने चारों ओर प्रेजेंट सब्सटेंस जैसे कि हवा, मॉइस्चर, इन सब के संपर्क में आता है तो उसका क्षय होने लगता है, मतलब वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, उसे कोरोजन कहते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जंग लगना, ये एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। कोरोजन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? देखो मान लो ये कोई मेटल है, ये आयरन भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है। कोई भी मेटल अपने चारों ओर का सब्सटेंस जैसे कि एयर मतलब हवा, कोई भी हवा हो सकता है, मेनली ऑक्सीजन को ही रखा जाता है, लेकिन किसी किसी का कोरोजन में ऑक्सीजन के साथ और कुछ कुछ लगता है, हवा, पानी या फिर मॉइस्चर, ये सब के संपर्क में आने से वो मेटल कोरोडेड हो जाता है, मतलब वो उसमें जंग लग जाता है। उसमें जंग लगने के बाद वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आयरन में कोई लोहा में जंग लगता है, 20-25 साल के बाद उसका नामो निशान मिट जाता है, तो जंग उसको खा के ख़त्म कर दिया। जैसे कि मान लो ये एक लोहा का टुकड़ा है, सबसे पहले ये लोहा का टुकड़ा के पास ऑक्सीजन आता है और लोहा का टुकड़ा भी एकदम मासूम है, जो भी आता है हाथ मिला जाता है, ये ऑक्सीजन के साथ हाथ मिला लेता है, ऑक्सीजन के साथ हाथ मिलाता है, हाथ मिला के ये बना लेता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। अभी तक इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तक इसमें जंग भी नहीं लगा है, अभी तो सिर्फ ऑक्सीजन से हाथ मिलाया है। लेकिन यार मासूम लोगों का काम ही तुम जानते हो, जिससे मिला हाथ मिला लिए। अबे बेवकूफ़, इसके पास पानी आता है, पानी या फिर मॉइस्चर भी काफ़ी है इसके लिए, तो पानी आता है, इसके साथ भी हाथ मिला लेता है। ये जैसे ही पानी के साथ हाथ मिला लेता है, इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। इसलिए यार लाइफ में हर किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, समझ रहे हो ना भाई। इस रिएक्शन में 2H2O मैं जो लिखा हूँ ना, यहाँ पर 2H2O मॉलिक्यूल्स को दिखा रहा है। वाटर का कितना मॉलिक्यूल्स है, जितना मॉलिक्यूल्स होगा उतना मॉलिक्यूल्स वहाँ पर लिखाएगा। 2 वेरिएबल है वहाँ पर। यार ध्यान देना, आयरन में जंग लगाने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन काफ़ी नहीं है, पानी भी काफ़ी है। अगर ये सिर्फ ऑक्सीजन से या फिर सिर्फ H2O से हाथ मिला ले तो इसमें जंग नहीं लगेगा, लेकिन जब दोनों से हाथ मिला लेता है तब तो इसमें जंग लग जाता है और इसका नामो निशान मिट जाता है। तुरते तो नामो निशान नहीं मिटेगा, लेकिन 20-30 साल के बाद ख़त्म, नामो निशान मिट जाता है। अच्छा, कॉपर में कैसे कोरोजन होता है? कॉपर में जंग लगने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर भी जंग तो लगता है ना। अच्छा, सबसे पहले कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके बनाता है कॉपर ऑक्साइड। उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है कॉपर कार्बोनेट। इसके बाद ये पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है, तब बनता है CuOH2 CuCO3। इसमें भी सेम कहानी है, ये तीनों के साथ हाथ मिलाया इसलिए कोरोडेड हुआ। अगर ये सिर्फ एक या फिर 2 के साथ हाथ मिलाया रहता तो ये ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता। इसमें जंग लगवाने के लिए तीनों का योगदान है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ ना यार, CuOH2.CO3, इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
यहाँ पर हम लोग दो एलिमेंट का कोरोजन देखें, तुम यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट का इसी तरीके से कोरोजन देख सकते हो। अच्छा, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखो यार, कोरोजन हमेशा नुकसान नहीं करता है। क्या बात करते हो? हाँ भाई क्या लगता है? कभी कभी कोरोजन ना फ़ायदा भी करा देता है। कैसे? चलो यार देखते हैं, फ़ायदा चीज़ को तो देखना ही चाहिए। जैसे कि एल्युमिनियम हो गया। जब एल्युमिनियम के पास ऑक्सीजन आता है हाथ मिलाने के लिए कि चल यार हाथ मिला लेते हैं, चलो साथ चलते हैं, तो एल्युमिनियम भी रोकता नहीं है, चल यार हाथ मिला लेते हैं। ये दोनों हाथ मिला लेते हैं, हाथ मिला के बनता है Al2O3। चलो फोटो बना के समझाना होगा। देखो, मान लो ये एल्युमिनियम का एक टुकड़ा है। अच्छा, जब एल्युमिनियम का टुकड़ा के पास ऑक्सीजन आता है ना यार, तो एल्युमिनियम का टुकड़ा का सारा एटम थोड़े ना एल्युमिनियम से हाथ मिलाएगा। एल्युमिनियम का टुकड़ा के ऊपर ऊपर का जो एटम रहेगा, ऊपर ऊपर का जो परमाणु रहेगा, वही ना उसके साथ हाथ मिलाएगा। हाथ मिला के बन जाता है Al2O3। तो यार ये जो Al2O3 बनता है ना, ये एक कवच का काम करता है भाई। दूसरा बार अगर ऑक्सीजन आए ना कि चलो और हाथ मिलाते हैं, तो ये एल्युमिनियम के ऊपर ऊपर किसका लेयर है? Al2O3 का। तो Al2O3 भगा देता है कि भागो भागो, कोई भी चीज़ आता है सबको भगा देता है, भागो भागो कह के। तो यार यहाँ पर Al2O3 एल्युमिनियम का कवच का काम कर रहा है। इसी तरीके से सेम टू सेम मैग्नीशियम में भी होता है। मैग्नीशियम भी सबसे शुरू ऑक्सीजन इसके पास आता है ना, चलो यार हाथ मिलाते हैं, एकदम वो भी बोलेगा आ जाओ यार आ जाओ, तुम तो मेरे दोस्त हो, कैसे हाथ नहीं मिलाओगे। तो यार मैग्नीशियम का ऊपर ऊपर एटम से ना ये हाथ मिलाएगा, भीतर का एटम तक थोड़े ना पहुंच पाएगा। तो एटम ऊपर ऊपर का एटम से हाथ मिला के ये लोग एक लेयर बना लेता है। उस लेयर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा बार कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन आए चाहे कौन भी चीज़ आए, उसको भगवा देता है कि यहाँ पर कहाँ आ रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम नहीं है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये एक बार तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया और बना लिया MgO, या फिर एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड। लेकिन यार एक बार लेयर बनने के बाद ना ये दोबारा किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसके साथ किसी भी चीज़ का रिएक्ट करवाना है ना, तो सबसे पहले ये लेयर को हटाना होता है। तो इसलिए तो तुम सुनते हो कि यार मैग्नीशियम रिबन को यूज करने से पहले उसको सेरस पत्ता से रगड़ लेना चाहिए, सैंड पेपर से रगड़ लेना चाहिए। सैंड पेपर सेरस पत्ता को ही बोलते हैं। तो सैंड पेपर से जब मैग्नीशियम रिबन को रगड़ा जाता है ना, या फिर एल्युमिनियम को रगड़ा जाता है ना, तो ऊपर का ऑक्साइड वाला लेयर हट जाता है। एल्युमिनियम से एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला लेयर और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला लेयर। उसके बाद इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इसके बाद ही ये किसी से रिएक्शन करेगा। मैग्नीशियम रिबन को अगर जलाना है तो बिना सिरस पत्ता रगड़े अगर तुम जलाओगे ना, तो ऊपर ऊपर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है, वो जलने ही नहीं देगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। अब ऑक्सीजन को तो मैग्नीशियम के संपर्क में आने ही नहीं दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तब फिर कैसे जलेगा? इसलिए पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाना पड़ता है। अच्छा भाई, ये कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाए? कभी कभी तो ये फ़ायदा हो जाता है, लेकिन अधिकतर टाइम ये नुकसान ही करता है। अगर तुम किसी भी चीज़ को जंग लगने से रोकना चाहते हो तो उसको ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने से रोक दो, वो जंग नहीं लगेगा। क्योंकि मेन उसी चीज़ तो से तैयार जंग लगता है। लोहा भी इसी से जंग लगता है, कॉपर भी इसी से जंग लगता है। तो यार देखे हो ना, लोहा गेट में पेंटिंग किया जाता है। वो काहे पेंटिंग किया जाता है? वो आयरन को ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने से रोकने के लिए वहाँ पर पेंटिंग किया जाता है। अच्छा, कभी कभी तुम देखे होगे मशीन सब में ग्रीस डालते हुए, तो यार वो ग्रीस भी ना एक लेयर बना लेता है, जो कि उस एलिमेंट को ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने से रोकता है। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये भी एक प्रोसेस है जिससे हम लोग कोरोजन रोक सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग किसी भी मेटल के ऊपर दूसरा मेटल का परत चढ़ा सकते हैं। अब किसी भी मेटल के ऊपर दूसरा मेटल का परत काहे चढ़ाएंगे यार? किसी भी मेटल के ऊपर अगर हम लोग नॉन रिएक्टिव मेटल का परत चढ़ा देंगे तो अंदर का मेटल सेफ हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का मेटल तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव मेटल है, या फिर पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से यही फ़ायदा होता है, किसी भी मेटल या फिर किसी भी एलिमेंट के ऊपर दूसरा नॉन रिएक्टिव एलिमेंट का परत चढ़ाया जाता है। एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। ये सेम टू सेम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है, लेकिन इसमें मेटल के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है। जिंक के अलावा किसी का लेयर नहीं चढ़ा सकते हो। और गैल्वेनाइजेशन के लिए ना यार, सबसे पहले जिंक को उबाल के उसको मोल्टेन स्टेट में लाया जाता है, एकदम लिक्विड के टाइप से, और जिसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन करना है उसको इसमें डुबाते हैं और निकाल के सुखा देते हैं। जैसे कि मुझे ये मार्कर के ऊपर जिंक का लेयर के चढ़ाना है, बस डुबा के निकाल लिए। डस्टर के ऊपर चढ़ाना है, डस्टर को डुबा के निकाल लिए, बस हो गया। डुबाएंगे तो इसके ऊपर लेयर चढ़ जाएगा, निकाल के सुखा देंगे, यहाँ पर सूख जाएगा।
तो समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसी भी मेटल का तुम लेयर चढ़ा सकते हो, लेकिन गैल्वेनाइजेशन में सिर्फ जिंक का लेयर चढ़ा सकते हो। अच्छा, कोरोजन से बचाने के लिए और एक प्रोसेस है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी दो या दो से ज़्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल को गला दिया जाता है, मतलब उसको मोल्टेन स्टेट में लाया जाता है और दोनों तीनों जितना भी मेटल गलाया गया है सबको मिक्स करके उसका मिक्सचर बनाया जाता है और उसको जो शेप देना है वो शेप दिया जाता है। बस हो गया एलॉय फॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल में प्योर आयरन लो, उसमें थोड़ा सा कार्बन मिला दो, वो एलॉय बन जाएगा। एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जितना भी तुम आयरन देखते हो ना यार, तुम्हारे आसपास लोहा देखते हो, वो सब आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है, प्योर आयरन नहीं होता है। क्योंकि प्योर आयरन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, जब उसमें कार्बन मिल जाता है ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है समझ में आया? दो या फिर दो से ज़्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल को आपस में गला के मिला दो और उसको जो शेप देना है वो शेप दे दो, हो गया एलॉय फॉर्मेशन। अच्छा, जंग नहीं लगने वाला स्टील, जिस थाली में तुम भात खाते हो ना, मतलब खाना खाते हो, वो स्टेनलेस स्टील कहा जाता है क्योंकि उसमें जंग उंग नहीं लगता है। तो वो किस चीज़ का एलॉय है? वो आयरन, निकेल और क्रोमियम, ये तीनों का एलॉय है। आयरन, निकेल और क्रोमियम तीनों को गला के एक चीज़ में मिला दिया जाता है और थाली का शेप बना दिया जाता है, हो गया उसका एलॉय। अच्छा, आगे पढ़ना है हम लोग को रेनसीडिटी। ये चीज़ क्या होता है यार? सब चीज़ हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, सब चीज़ ऑक्सीजन के संपर्क में आने से हो रहा है। कोरोजन भी ऑक्सीजन के संपर्क में आने से हो रहा है, ये रेंसिडिटी भी ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ही होता है। कोई खाना या फिर सब्जी, चाहे कुछ भी चीज़ हो जिसमें तेल का मात्रा हो या फिर फैट का मात्रा हो, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और ख़राब हो जाता है। ख़राब हो गया वो कैसे पता चलता है? उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, उसमें से अजीब गरीब गंध आने लगता है। जैसे कि एग्जांपल में तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए लंच डाल दी कि बेटा तुम स्कूल ले जाओ, तुम उसको लंच को स्कूल लेके गए, अब पता चला स्कूल में लंच हो ही नहीं रहा है। लॉकडाउन में बहुत स्कूल में लंच ही नहीं हो रहा है साला, सीधे स्कूल, उसके बाद छुट्टी। उसके बाद तुम वो लंच को फिर वापस घर ले आए, अब मम्मी को बताना भुला ही गए कि लंच तुमने खाया ही नहीं। अब दूसरा दिन तुम्हारी मम्मी बोलेगी कि बेटा आज भी तुम्हारे लिए लंच डाल देता हूँ, टिफ़िन कहाँ पर रखे हो? तो तुम मम्मी को बोलोगे, मम्मी कल तो हमारे स्कूल में लंच ही नहीं हुआ था, मैं तो कल आपको बताना भूल ही गया और वो लंच अभी तक मेरे बैग में ही है। भाई उसके बाद तुम वो लंच को बाहर लाओगे और उसको खोल के सूंघोगे ना, भयानक सेंट देगा यार, और उसको टेस्ट करोगे तो एकदम भयानक ख़राब लगेगा, तुरंत जाके बाथरूम में थूकोगे। तो वो खाना क्या हो गया है? रेंसिड हो गया है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आके वो खाना ख़राब हो गया है। क्योंकि खाना में तो तेल उल होता ही है, खाना में नहीं तो सब्जी में होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया और ख़राब हो गया। तो खाना को ख़राब होने से बचाएं कैसे भाई? देखो यार, खाना को ख़राब होने से बचाना है ना तो एकदम एयर टाइट कंटेनर में खाना सबको रखो। एयर टाइट कंटेनर मतलब ऐसा बर्तन एकदम उसमें हवा तक ना जाता हो। जो तुम टिफ़िन लेते हो ना यार, उसमें हवा हुआ घुस जाता है भाई। जब टिफ़िन में पानी डाल के उसको उल्टा करोगे ना तो पानी छर छर निकलेगा। जब पानी निकलने का रास्ता है तो हवा घुसने का रास्ता नहीं होगा। बात करते हो एयर टाइट कंटेनर, मतलब इतना टाइट वो बर्तन होना चाहिए जिसमें हवा हुआ नहीं घुसे, इतना भयानक। अच्छा, खाना सबको रेफ्रिजरेटर में रखो, मतलब जिसको फ्रिज भी कहते हैं। वैसे हमारे घर में तो फ्रिज व्रिज नहीं है, क्या करोगे, गरीब आदमी है। आगे देखते हैं, यूज फूड प्रिजर्वेटिव्स, मतलब एंटीऑक्सीडेंट। ऐसा चीज़ का यूज करो जो कि फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। देखो यार, जब फूड ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो ऑक्सीडाइज ही ना हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए विनेगर का यूज करें। अब कैसे यूज करें ये तो मुझे पता नहीं, आगे देखते हैं। अगर खाना को सेफ सुरक्षित रखना चाहते हो ना यार, तो खाना को किसी प्लास्टिक में डाल दो और उसका सारा हवा को निकाल के उसमें नाइट्रोजन भर दो। यार नाइट्रोजन खाना से रिएक्ट नहीं करता है और ऑक्सीजन को उसके अंदर आने नहीं देता है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में खाना नहीं आएगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो ख़राब नहीं होगा। जितना भी तुम कुरकुरा और का चीज़ खाते हो ना यार, रिंग्स का आता है, लेस आता है एगो, तो वो सब खाते हो तो उस सब में नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है। वैसे भाई एक सच ये भी है कि साला खाने से ज़्यादा उसमें हवा भरल रहता है। हम लोग बचपन में बोलते भी थे कि हवा को आदमी खाएगा का। तो यार इसी तरीके से खुशी खुशी ये चैप्टर ख़त्म भी हो गया। चलो बाय, मिलते हैं MCQ सीरीज में, इस चैप्टर का MCQ सीरीज में। चलो बाय।